हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 353rd एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुर्कर वेल्थ मैनेजर्स। माय होम पार्टनर इज सिद्धि विनायक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हर घर का सपना पूरा करता है। Crims Hospital is my health partner. A big thank you to Tricost, the chocolate brand of India, and of course, a big thank you to Globus ITI Kamti. Tirupati Urban Cooperative Bank is my banking partner. वैसे कोरोना के इस काल में जहां पर सब लोग अब कोरोना की बात कर रहे हैं, मैं भी अमूमन कई सारे ऐसे शोज करता हूं जहां पर मैं कोविड के बारे में बात करता हूं, कोविड के बारे में हालात आपको बताने की कोशिश करता हूं। लेकिन एक हालात कुछ ना कुछ बदलते नजर आ रहे हैं, और वो ये है कि इस शहर में अब कहीं ना कहीं कुछ लोगों के बीच में जब वाद विवाद होता है तो उसको ज़रूरत पड़ती है पुलिस स्टेशन जाने की। कई सारे लोग पुलिस स्टेशन नहीं जाते, और उसके बाद वो जो दुश्मनी है, वो जो आपस में मन मुटाव है, वो बहुत लंबे समय तक चलता है, और उसका अंत किस तरह से होता है शायद हम जानते हैं। लेकिन जब आप पुलिस के पास जाते हैं तो आपको लिखानी पड़ती है वहाँ पर FIR। FIR क्या होती है, FIR कैसे लिखवाई जाती है, FIR से मुतल्लिक हर एक सवाल का जवाब आज आपको एक लॉ लेसन में मिलेगा। लॉ लेसन देने के लिए हमारे साथ है नागपुर शहर के नामी वकील, जिनका नाम है एडवोकेट नितिन गांधी। नितिन सर, गुड इवनिंग। हेलो एवरीवन। राज की बात के 353rd एपिसोड में आपका स्वागत है। थैंक यू। लॉ लेसन विथ एडवोकेट नितिन गांधी, दिस इज आवर फर्स्ट एपिसोड, और आज फर्स्ट एपिसोड में हम बात कर रहे हैं FIR की। यस प्लीज। तो सबसे पहले तो सबको गुड इवनिंग, और होप करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे। तो जो FIR के बारे में एक हम लोग बेसिक बातें करेंगे आज, कानूनी तौर पे बात ना करते हुए जो समझने वाली बातें हैं। FIR का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कोई इंसिडेंस घट गया, उसका फर्स्ट इंफॉर्मेशन देना है, हमको इंफॉर्मेशन देना है। उसको देने के कई प्रक्रिया हैं, जिसमें कि जैसे कोई आदमी पुलिस स्टेशन जाता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिसके साथ इंसिडेंस हुआ है वही पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट देने के लिए कोई भी समझदार आदमी जो इंटॉक्सिकेटेड नहीं है, जो मेंटली इल नहीं है, वो अपनी FIR दे सकता है। भले आप उस इंसिडेंस में अगर कोई इंजर्ड है या कोई अगर प्रॉब्लम में है और उससे आपका कोई नाता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो भी आप पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, और वो एक लीगल FIR कहलाई जाती है। अब जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि जनरली 100 नंबर पे फ़ोन कर देने से पुलिस आ जाती है। एक्चुअल दैट इज़ फर्स्ट इंफॉर्मेशन गिवन टू द पुलिस अबाउट एनी इंसिडेंस। कोई भी इंसिडेंस है उसका फर्स्ट इंफॉर्मेशन पुलिस को देना, और 100 नंबर इसीलिए यूज़ होता है कि पुलिस उस इंसिडेंस पे पहुंच जाती है। तो FIR जब हम रजिस्टर कराने जाते हैं तो पुलिस स्टेशन के अंदर एक ड्यूटी ऑफिसर होता है, जैसे पुलिस इंस्पेक्टर होता है, ASI होते हैं, PSI होते हैं, कांस्टेबल्स होते हैं। तो वहाँ पे एक में भी लेडीज़ हो जेंट्स हो, वहाँ पे एक ड्यूटी ऑफिसर बैठा होता है जिसके पास एक रजिस्टर होता है। तो सबसे पहले हमको उनको अप्रोच करना है। उनको अप्रोच करके हमको इंसिडेंट्स के बारे में बताना है कि आपने एक्चुअली वहाँ पे क्या देखा या आपके साथ क्या घट गया। वो इंफॉर्मेशन जब आप ड्यूटी ऑफिसर को देंगे, तब फिर उसकी तहकीकात शुरू होती है, जो कि सेक्शन 41A CRPC में है। अब इसमें कई पहलू हैं। जनरली जिसके साथ भी इंसिडेंस होता है वो एक पैनिक स्टेट में चला जाता है, या अगर किसी ने कोई इंसिडेंस देखा है तो पैनिक स्टेट में चला जाता है। और जनरली ये देखा गया है कि जब कोई आदमी पुलिस स्टेशन जाता है तो वो इंस्टेंट कार्रवाई की मांग करता है, कि अगर किसी ने कुछ गलत किया है उनके हिसाब से तो वो इंस्टेंट उनकी कार्रवाई की डिमांड करते हैं। बल्कि हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिनके ऊपर ये ऑफेंस रजिस्टर किया जा रहा है उसके भी राइट्स हैं। तो उनके राइट्स को भी प्रॉपर तरीके से पुलिस दोनों पक्ष को सुनने के बाद ये डिसाइड करती है कि वो सामने वाले को अरेस्ट करेंगे कि नहीं। अब जो बात हो रही है कि कोई अरेस्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आपकी FIR के बाद, तो उसमें आप ये समझिए
कि दो तरह के जो इंसिडेंट्स बोल सकते हैं, या एक होता है सिविल रॉन्ग, एक होता है क्रिमिनल रॉन्ग। तो क्रिमिनल रॉन्ग जो है वो बेसिकली दो क्राइटेरिया में बांटा गया है, एक जिसको बोला जाता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और एक जिसको बोला जाता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का मतलब होता है कि जो ऑफेंसेस बहुत पिटी इन नेचर है, जनरली 3 ईयर्स या 3 ईयर्स से कम की सजा जिसमें होती है, जिस भी इंसिडेंस या ऑफेंस में होती है, उसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के दायरे में डाला जाता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का जो एफआईआर है या जो रिपोर्ट है वो पुलिस आपकी नोट तो करती है, लेकिन इसमें अगर आपको किसी भी तरीके का कुछ भी अगर इन्वेस्टिगेट करना है या इन्वेस्टिगेशन कराना है तो यू हैव टू गो टू द कोर्ट। आपको कोर्ट जाना पड़ेगा और मैजिस्ट्रेट से इसकी परमिशन लेना पड़ेगा, एंड देन द मैजिस्ट्रेट विल डायरेक्ट। इसके बाद जो मैजिस्ट्रेट है वो डायरेक्ट करेगा कि इस पे आप इन्वेस्टिगेट करो या इस पे आप ऑफेंस रजिस्टर करो। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो होते हैं वो जिनकी ग्रेविटी हाई होती है, जैसे रॉबरी हो गई, मर्डर हो गया, रेप हो गया, या किसी ने किसी को वेपन से मारा या लूट लिया, इस तरह की घटना जो होती है वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आती है, जिसमें 3 साल से ऊपर की सजा, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फांसी तक की सजा जिसमें है। वो उसमें ऐसा है कि जैसे ही आप एफआईआर देंगे और ऐसी घटना के बारे में बताएंगे, वैसे ही इंस्टेंटली पुलिस उस पर एफआईआर नोट करके एफआईआर रजिस्टर करेगी और इंस्टेंटली वो आदमी को अरेस्ट कर लेगी, अरेस्ट करके पूछताछ शुरू कर देगी, अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी। जनरली हमारे पास जो लोग आते हैं वो इसी परेशानी में आते हैं कि सर हम एफआईआर करने गए पर पुलिस वालों ने हमारी एफआईआर नहीं ली। तो एक्चुअल में वो एफआईआर नहीं ली ऐसा नहीं होता है, वो इंसिडेंस ऐसा होता है जो नॉन कॉग्निजेबल इसमें आ जाता है, दायरे में आ जाता है, तो उसी में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस रजिस्टर हो जाता है। ये एग्जाम्पल अक्सर देखा गया है डोमेस्टिक केसेस में। हस्बैंड वाइफ का झगड़ा है, सास ससुर का झगड़ा है, बाप बेटे का झगड़ा है, इसमें जनरली एनसी रिपोर्ट्स फाइल की जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं घरगुती मामलों में, खास करके हस्बैंड और वाइफ के डिस्प्यूट में, पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, क्योंकि उसका पावर मैजिस्ट्रेट को है। इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं जिससे मैं आपको समझाता हूं कि ये कैसे होता है। देखिए, एक डिफरेंस ये है, ये भी एक एफआईआर है, अगर आप देखें ये भी आपको एक रिपोर्ट जैसा लगेगा, और जो ये है ये भी एक आपको रिपोर्ट जैसा लगेगा। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये देखिए, आप अगर ऊपर देखते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की रिपोर्ट है ये आपको अगर देखने को मिल रहा हो क्लियर। इसमें कैसा है कि ये जो गुनाह दर्ज हुआ या ये जो इंसिडेंस दर्ज हुआ, दिस इज अ लीगल पेपर, दिस इज अ लीगल पेपर विच यू कैन एक्सेप्ट फ्रॉम द पुलिस स्टेशन। और उसको जो है, इसमें देखिए यहाँ पे एक कॉलम रहता है जिसमें सबसे पहले डेट ऑफ एफआईआर और एनसी नंबर लिखा हुआ रहता है, और यहाँ पे उसके ऊपर कौन कौन से ऑफेंसेस है जिसके बारे में आपने सूचना दी है उसको लिखा रहता है। उसके बाद जो है यहाँ पे डेट ऑफ इंसिडेंस लिखा रहता है, टाइम ऑफ इंसिडेंस लिखा रहता है, कौन रिपोर्ट लिखा रहा है उसके बारे में लिखा रहता है, और छोटा सा ब्यौरा दिया रहता है नीचे की तरफ कि इसमें इंसिडेंस पे जो भी आपने कंप्लेन दिया। ये एनसीआर रिपोर्ट को आपको एक्सेप्ट करने के बाद आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के सामने जाना है, जिनके दायरे में वो पुलिस स्टेशन आता है। उनके सामने आपको एक अंडर सेक्शन 156(3) की एक कंप्लेन फाइल करनी पड़ती है कि भाई मेरा ऑफेंस जो था उसके ऊपर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, तो अब मेरे पास सॉलिड एविडेंसेस हैं उसके खिलाफ, तो आप उस पर एक्शन ले। अब उसकी प्रोसीजर जो है वो कोर्ट में चलती है। अगर वहाँ से आपको फिर यहाँ के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जो वहाँ का मैजिस्ट्रेट है, वो डायरेक्ट करेगा कि मेरे को ऐसा लगता है कि इनके पास काफ़ी सख्त एविडेंस है, तो इसीलिए आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल कीजिए। ये उसके बाद जो ये वाली एफआईआर है, ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की एफआईआर है, जिसके ऊपर लिखा रहता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट।
ये फॉर्म जो होता है इससे काफ़ी बल्कि होता है, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का फॉर्म है उससे काफ़ी बल्कि होता है। इसमें भी सेम वैसा ही रहता है, ईयर लिखा रहता है, डेट ऑफ एफआईआर लिखी रहती है, कौन कौन से सेक्शंस के अंतर्गत उनके ऊपर एलिगेशंस है वो उसके बारे में लिखा रहता है, टाइम एंड डेट ऑफ इंसिडेंट्स लिखा रहता है, कैसे आपका इंसिडेंट्स को बताया गया, ओरल बताया, रिटन बताया, वो लिखा हुआ रहता है। उसके बाद जिसने ये कंप्लेन फाइल किया है उसके बारे में लिखा रहता है, उसके एज और उसके एड्रेस के बारे में लिखा रहता है, पुलिस स्टेशन के बारे में लिखा रहता है। फिर देखिए ये फॉर्म का सेकंड पेज है जिसमें कंप्लेनेंट की डिटेल्स लिखी हुई रहती हैं। उसके बाद जो आरोपी है उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में लिखा रहता है, उसके अरेस्ट के बारे में लिखा रहता है, उसके ऑक्यूपेशन के बारे में लिखा रहता है, उसके कॉन्टैक्ट्स के बारे में लिखा हुआ रहता है। इस तरह एक अच्छा भल्की फॉर्म रहता है और फिर लास्ट में ब्रीफ फैक्ट्स लिखा रहता है जो आपने कंप्लेन फाइल की है उसकी। ये है इसका थर्ड पेज है। तो ये इतना बल्कि रहता है एंड इट इज साइंड बाय एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। तो ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की फर्स्ट एफआईआर रिपोर्ट होती है उसमें जो होता है सीधा सीधा पुलिस जो है उस पर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है और उसमें जो सामने वाला आदमी है वो अरेस्ट हो आदमी औरत जो भी हो जिसके ऊपर वो आरोप लगा है वो अरेस्ट हो जाता है। अब इसमें दो तरह की चीज़ें हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुतों बार ये सुना होगा कि मैं एफआईआर करने गया, मुझे एफआईआर लिया नहीं, मुझे पुलिस वाले ने भगा दिया। इन दैट केस द बेस्ट थिंग इज कि आप एक पेपर ले और एक पेन ले और अपने जो पूरे इंसिडेंट्स है उसको आप उस पेपर पे लिख दे और उसमें आप ऊपर लिखे टू द ड्यूटी ऑफिसर पुलिस स्टेशन सो एंड सो नागपुर सिटी, ऐसा करके सब्जेक्ट लिखें। सब्जेक्ट लिखने के बाद आप अपनी बात को पूरा लिखें और नीचे आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स लिख के, पूरा नाम लिख के वहाँ के ड्यूटी ऑफिसर से उसको आप रिसीव कराएं। रिसीव कराने का मतलब है कि जो पुलिस स्टेशन है उसका ठप्पा लग जाएगा, ड्यूटी ऑफिसर का नाम आ जाएगा और डेट और सो कॉल्ड टाइम भी वो लिख देंगे कि आपकी ये इंफॉर्मेशन हमने रिसीव किए हैं। इसके अलावा जैसे समझिए कि इवन हम लिख के गए फिर भी ड्यूटी ऑफिसर बोलता है नहीं मैं नहीं लूँगा, या ड्यूटी ऑफिसर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, फिर एक काम कीजिए, बाहर जाइए, एक एनवेलप लीजिए, उसको फोल्ड कीजिए, एनवेलप के अंदर डालिए, फिर लिखिए टू द ड्यूटी ऑफिसर पुलिस स्टेशन सो एंड सो नागपुर सिटी और उसको चिपकाइए और उसको आप 25 रुपए की RPAD कीजिए इंडियन पोस्ट ऑफिस से। उसको बोला जाता है रजिस्टर्ड पोस्ट AD। और जो उसकी जो छोटी सी स्लिप होती है उसको आप संभाल के रखिए। उसमें एक RPAD नंबर होता है, वो नंबर को आप अपने कंप्यूटर पे डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो लेटर है या आपका जो रिपोर्ट है वो किस टाइम और किस डेट को पुलिस स्टेशन को रिसीव हुई है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपकी RPAD को पुलिस रिसीव करने से मना कर दे। इट इज़ इम्पॉसिबल। आपकी वो रिपोर्ट 110% जमा होगी पुलिस स्टेशन में एंड विद इन 24 आवर्स आपको पुलिस स्टेशन से कॉल आएगा, बशर्ते कि आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रॉपरली लिखा हो, अपना एड्रेस लिखा हो, तो आपको एक कॉल आएगा और फिर आपको पुलिस का फॉलोअप लेना पड़ेगा, मतलब आपको उनसे बात करना पड़ेगा। अब इसमें दो गलतियां हम करते हैं जो कि बहुत ही सिंपल सी बात है। जनरली हम क्या करते हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं, फॉलोअप नहीं लेते हैं। पुलिस स्टेशन से फ़ोन आते हैं हमको, या कभी हम नहीं जाते, फिर हमको ऐसा लगता है कि हम कितनी परेशानी में फंस गए हैं। तो कभी देखिए जो पुलिस ऑफिसर बैठा है, यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि वो हर बार आपके घर पे आएगा या हर बार आपकी लोकेलिटी में आएगा या हर बार क्राइम सीन में आएगा। अगर हमने FIR फाइल किया है तो उसके रिलेटेड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, अगर हमारे पास उसके विटनेसेस हैं, अगर हमारे पास उनके आई विटनेसेस हम मालूम है हमको कि हमारे आस पड़ोस में हैं, तो इवन यू कैन टेक देम टू दी पुलिस स्टेशन, जिससे कि आपका जो पर्पस है वो जल्दी सॉल्व होगा। ये कहना बिल्कुल गलत है कि पुलिस FIR नहीं लेती। ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमको उसका
प्रोसीजर मालूम नहीं रहता है, और जिसकी वजह से देखिए पुलिस जो है, पुलिस को वैसे तो हेल्प करनी चाहिए हर एक सिटीजन की, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि अभी बिजी होने के कारण या उनके पास टाइम नहीं होता है या कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल उनका जॉब रहता है तो वो हेल्प नहीं करते हैं। पर ये बिल्कुल एकदम सिंपल सी बात है कि आपको ये फाइल करना। अब समझ लीजिए कि पुलिस स्टेशन जाने के बाद हमारी दाल नहीं गल रही है, पुलिस स्टेशन जाने के बाद हमें रिपोर्ट नहीं ले रहे हैं, आरपीआईडी डालने के बाद हमें रिपोर्ट नहीं ले रहे हैं, ऐसा अगर आपको लगता है तो आरपीआईडी की स्लिप या जो ड्यूटी ऑफिसर ने आपको ठप्पा लगा के दिया है वो पेपर, उस बेस पर आप 156(3) सेक्शन 156(3) ऑफ सीआरपीसी के बेस पे आप मैजिस्ट्रेट के पास जाके पुलिस की कंप्लेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप जिनके ऊपर आप कंप्लेंट डालना चाहते हैं उनके खिलाफ आप कंप्लेंट डाल सकते हैं, जिसमें जो नाउ दी जेएमएफसी जो मैजिस्ट्रेट है वो इन्वेस्टिगेशन पार्ट में सहायता देगा या वो आपकी केस को सुनेगा। अगर उसको लगेगा कि नहीं आपकी केस में सही में दम है तो वो फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को डायरेक्ट करेगा कि आप इस केस में चार्जशीट फाइल कीजिए, मतलब इन्वेस्टिगेट कीजिए, इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट बनेगी। अब कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आप डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट को भी अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंप्लेन फाइल करनी है तो आप डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार आपने सुना होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस की केस फाइल हो जाती है जी। तो डोमेस्टिक वायलेंस की केस कभी भी पुलिस स्टेशन में फाइल नहीं होती है। डोमेस्टिक वायलेंस की केस हमेशा मैजिस्ट्रेट के सामने फाइल होती है। जो कंसर्न मैजिस्ट्रेट्स होते हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए स्पेशल बेंच है अपने नागपुर में, वो लोग हैंडल करते हैं। वो उसको बोला जाता है स्पेशल क्रिमिनल केस, जो कि सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी में आप फाइल कर सकते हैं। जैसे जनरली अगर आपको ऐसा लगता है, एक एग्जांपल और देता हूँ, जैसे कई बार आपने ऐसा देखा है कि प्रॉपर्टी के मैटर्स होते हैं तो प्रॉपर्टी के मैटर्स में बोगस इस पे एफिडेविट पे नाम ट्रांसफ़र हो जाते हैं कि भाई हमारा कोई वारसान नहीं है, मैं अकेला वारसान हूँ, और इस बेस पे वो आक्यू पत्रिका पे अपना नाम चेंज करा लेते हैं। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेज में पुलिस स्टेशन में भी आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस है, सर्टिफाइड कॉपीज़ हैं, तो आप ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपीज़ लगा के सीधा सेक्शन 200 में मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, जिससे कि आपका प्रोसीजर जल्दी भी हो जाएगा और आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मेरी जो ये कंप्लेन है इस पे कोई सुनवाई हो रही है। संतोष शर्मा हमारा शो देख रहे हैं, वो जी। पूछते हैं कि सर व्हाट अबाउट ऑनलाइन एफआईआर? यस, आई वाज गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। अभी जैसे ऑनलाइन फ्रॉड बहुत बढ़ गए, अभी तो ऐसा है कि ना पुलिस छूटी ना वकील छूटा, हर किसी के फेक प्रोफाइल्स वगैरह बन रहे हैं, ना जज छूटे। आप ये कॉमन प्रिंसिपल है जी। और ये अब हर किसी के साथ हो, मतलब हर कोई जानता है इस बारे में जी। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो इसमें जो मेन चीज होती है वो होती है आईपी एड्रेस। आप कॉमन पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेन फाइल कर तो सकते हैं, लेकिन इसका नागपुर में एक स्पेशल डिपार्टमेंट है जिसको हम साइबर क्राइम के नाम से जानते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें जो पुलिस वाले हैं वो इस तरह से ट्रेंड है कि वो ऐसे क्रिमिनल्स को थ्रू कंप्यूटर पकड़ते हैं, ट्रेस करते हैं। जनरली जैसे आपके मोबाइल से कोई क्राइम, मतलब आपको लगता है कि मोबाइल फ़ोन मेरा गुम हो गया है या कहीं मिसयूज़ हो रहा है या मेरा कहीं प्रोफाइल किसी ने गलत बना लिया है या मेरे बैंक अकाउंट से कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है या कोई भी किसी भी तरह की छेड़खानी जो कि इंटरनेट के थ्रू हो रही है, वो हो सकता है आपके लैपटॉप से हो, मोबाइल से हो, आपके इवन क्रेडिट कार्ड से हो या आपके डेबिट कार्ड से हो, या बैंकिंग में आपको ऐसा लग रहा है कि कोई इलीगल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं मेरे, तो आप साइबर क्राइम में उसकी कंप्लेन दें। और साइबर क्राइम में कंप्लेन देने के लिए आप स्क्रीनशॉट्स ले लें, जो है जैसे अगर कोई फेसबुक में रॉन्ग प्रोफाइल बना के रखा है तो आप उसकी स्नैपशॉट ले लें और उसको उसके साथ जमा करें। मतलब आपको पुलिस को कुछ ना कुछ ऐसा एविडेंस देना है, क्योंकि वहाँ पे फ्लैट आपकी वर्बल बातों पे विश्वास नहीं होंगी। उसके कैसा है कि जैसे आपके बैंक से कोई ट्रांजैक्शन हुआ पैसे का, या आपको किसी ने पैसे मांगा है या ऐसी कोई बात आपको नज़र आ रही है, तो कृपया करके उसकी स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेके उनको दें ताकि वो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सके।
सवाल आपने बताया ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में, जी। लेकिन क्या एक ऐसी सुविधा भी है हमारे पूरे की पूरे न्याय सुविधा में जी। कि एक ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो सकती है? ऑनलाइन एफआईआर जो है सर, वो आप किसी भी इंसिडेंट्स की आप ऑनलाइन एफआईआर आज की तारीख में दर्ज करा सकते हैं। इवन आप नागपुर में बैठ के चंडीगढ़ में एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। अभी ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे अगर हम ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा रहे हैं, आपको तुरंत उसका एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है वो फास्ट नहीं होता है, क्योंकि उसमें फिर उसकी प्रोसीजर है, अलॉटमेंट्स होते हैं। उसके बाद आपकी प्रोसीजर को, जैसे जनरली समझिए कि किसी के साथ बैंक फ्रॉड हो रहा है, तो वो इनिशियली बहुत हड़बड़ी में रहता है कि भैया मेरे साथ और ना कोई नुकसान हो। तो अच्छा ये रहेगा कि आप उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन अच्छा ये रहेगा कि अगर आप अपने थोड़ा सी मेहनत करें और जाके सिविल लाइंस में ही उनका ऑफिस है, 24 आवर्स खुला रहता है, आप जाइए और आप वहाँ पे जाके अपनी कंप्लेन दिखाइए, या जो मोबाइल से आपको लगता है हो रहा है वो मोबाइल उनको दिखाइए, तो आपको वो तुरंत हेल्प करेंगे, तुरंत उसको ब्लॉक कर देंगे या तुरंत उसको इन्वेस्टिगेट करके रोक देंगे। जो क्राइम हमारे आसपास हम देखते हैं, नागपुर जी। पुलिस इस वक्त बहुत एक बड़े लेवल पे जागरूकता बिल्कुल। करने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप अपने आसपास कोई क्राइम होते हुए देखते हैं तो आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। करेक्ट। क्या ये रिपोर्टिंग एफआईआर के दर्ज में आता है? क्या ये एक फर्स्ट, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन का एक उसमें एक रोड मैप बनता है उसका, जी, जी। तो क्या ये भी एक एफआईआर ही होगी? बिल्कुल। इसमें मैं आपको बताता हूँ कैसा होता है। जैसे अभी मैं आपको एग्जाम्पल में बताता हूँ, जब हमारे बहुत ही अच्छे होनहार कमिश्नर साहब नागपुर के हैं, उन्होंने जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो भी लैंड या प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्राइम है उसकी आप मुझे कंप्लेन दीजिए, मैं उस पर इन्वेस्टिगेट करूँगा। जी। अब इसमें क्या होता है सर, इसमें आप एक रिटन कंप्लेन, जैसा मैंने आपको पहले बताया, एक रिटन कंप्लेन फाइल होती है, उसके साथ कंसर्निंग डॉक्यूमेंट्स आप फाइल कीजिए, पुलिस विल इन्वेस्टिगेट इट। ठीक। नाउ पुलिस इज नॉट फाइलिंग एन एफआईआर, पहली बार में एफआईआर फाइल नहीं कर रही है, उसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर उनके पास ऐसा कोई हाथ में आता है, कोई ऐसा प्रूफ जो कि डायरेक्टली उसको इम्प्लाई कर रहा है कि भैया इसने गलत किया है, देन पुलिस विल कॉल यू एंड विल फाइल एन एफआईआर। जनरली इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये क्या होता है, जनरली किसी के साथ प्रॉपर्टीज में 420 हो गई जी, तो इनिशियल लेवल पे पुलिस जो है ना, तुरंत एफआईआर नहीं रजिस्टर करती है। वो कंप्लेन लेती है, उसके साथ कंसर्निंग डॉक्यूमेंट्स लेती है। आपने जिस पे एलिगेशन लगाया है उसको वो बुलाते हैं, उनसे भी कंसर्न डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जी। जो गलत होता है वो पकड़ा जाता है, क्योंकि रजिस्ट्री ऑफिस हर जगह वो लोग, पुलिस को पूरे पेपर्स मिल जाते हैं। उसके बाद पुलिस नतीजे पे आती है कि भाई इस पे ऑफेंस रजिस्टर करना है कि नहीं। उसके बाद ऑफेंस रजिस्टर हो जाता है। अगर जैसे उसका आप एफआईआर का कभी देखेंगे, अगर आपको देखने का मौका मिले, तो कई बार ऐसा होता है कि इंसिडेंस 2-3 साल पुराना होता है, लेकिन उसकी एफआईआर मतलब अभी रजिस्टर हो जाती है। जी। तो जैसे मनीष श्रीवास के केस में हुआ कि वो गायब हुआ 2 साल पहले, बाद में 2 साल बाद पत्नी ने जाकर रिपोर्ट करेक्ट लिखाई, लेकिन उसका भी एक स्लैब सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइडेड है कि जैसे ऐसा नहीं है कि कोई इंसिडेंट 10 साल पहले हुआ है तो 10 साल के बाद आप एफआईआर करने जा रहे हो, तो दैट विल हेल्प कि वो जो एक्यूज है उसको उसका हेल्प मिल जाएगा। इसीलिए मेरा ये सजेशन है हर मेरे दोस्त को जो ये शो देख रहा है या कनेक्टेड है, कि अगर आपको इंसिडेंट्स का पता चलता है तो आप इनिशियल लेवल पे सबसे पहले उसकी एक कंप्लेन रजिस्टर कर दीजिए, ताकि कल को आप पे ये ना, मतलब इस बात पे वो डिफेंस स्ट्रांग ना कर ले कि भैया इन्होंने तो एफआईआर फाइल करने में इतना टाइम लगाया था या कंप्लेन रजिस्टर करने में इतना टाइम लगाया था। महिलाओं को लेकर एक सवाल मेरा होगा कि महिलाओं के साथ आप डोमेस्टिक वायलेंस होता है, महिला उस एक अलग मेंटल ट्रॉमा में रहती है और फिर उसे लगता है कि कोई उसका सगा संबंधी या रिश्तेदार शायद साथ ना दे, तो वो सीधा जाती है पुलिस स्टेशन। करेक्ट। पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ना, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे घरों में आज भी माना जाता है कि पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां न चढ़ना पड़े। करेक्ट। लेकिन लोग जब चढ़ जाते हैं तो फिर एक अलग किस्म की निडरता भी आ जाती है। जब एक महिला चढ़ती है पुलिस स्टेशन की सीढ़ियां और वहां जाकर एक डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट लिखाती है और उस पर एफआईआर नहीं होती या उस पर एक कार्रवाई नहीं होती, तो एक अलग किस्म की एक महसूस करती है महिला कि अरे देखो मुझे न्याय नहीं मिला। जबकि
मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस का काम न्याय करना नहीं, पुलिस का काम इन्वेस्टिगेट करना है। करेक्ट। न्यायपालिका का काम है न्याय करना। Yes. लेकिन वो एक बात आती है कि न्याय नहीं मिला, आप उन महिलाओं को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज मैं नागपुर सिटी के बारे में आपको बताता हूँ। नागपुर सिटी में हर एक पुलिस स्टेशन में एक स्पेशल लेडीज को सपोर्ट करने के लिए एक सेल है बना हुआ है। भरोसा? नहीं, दैट इज नॉट भरोसा, दैट इज एक्चुअली दामिनी। अच्छा। इट इज नोन एज दामिनी। तो उसका ये काम है कि अगर कोई महिला के ऊपर कोई ऐसा इंसिडेंस होता है जिसका रूप क्रिमिनल है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का हस्बैंड ने किसी की वाइफ को बॉडीली इंजरी किया या हर्ट किया, और ऐसा उन्होंने कंप्लेंट डाला है कि भाई मेरा हस्बैंड तो रेगुलर अल्कोहलिक स्टेज में रहता है, रेगुलर ड्रिंक करते हैं और रोज मारते हैं, और जो मारने का मतलब मारना ऑफ कोर्स वो क्रिमिनल रॉन्ग है, तो उस समय उनको उनसे मिलना पड़ता है, जो कि वो स्पेशल सेल में होते हैं या स्पेशल एक यूनिट है हर पुलिस स्टेशन में है, और उसमें सारी महिलाएं हैं, जो पुलिस वाली हैं वो महिलाएं हैं। ये एक्चुअली सर चेंज इसीलिए हुआ था कि अक्सर महिलाएं अपने दिल की बात या अपने चार दीवारी की बात एक जेंट्स पुलिस वाले से डिस्कस नहीं कर सकती जी। और एक महिला का दर्द जो है वो एक महिला ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकती है। इसीलिए ऐसा एक सेटअप किया गया था जिसमें महिलाएं इसको यूज करें। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बताता हूं, ओनली फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एंड टू सपोर्ट वुमेन देयर इज अ सेटअप विच इज नोन एज, आप जो बता रहे थे, भरोसा सेल। जी। भरोसा सेल जो है वो प्योरली इसी बात के लिए सेटअप किया गया है। दामिनी का काम यह है कि समझ लीजिए कोई लेडीज रात को 9, 9:30, 10 बजे आई, तो उसको 10 बजे से प्रोटेक्शन देना है, मतलब कि रात भर का प्रोटेक्शन, कि उसको कोई किसी तरह की तकलीफ ना हो, उसके लिए दामिनी है। और सुबह 10 बजे आप उधर जा सकते हैं, या दामिनी के थ्रू आप जा सकते हैं, या पुलिस वाले आपको एक नोटिस देते हैं कि आपकी केस हम वहां ट्रांसफर कर रहे हैं, आप वहां चले जाइए। वहां भरोसा सेल में भी कंप्लीटली लेडीज हैं, पीआई रैंक से लेकर नीचे की रैंक तक सब लेडीज रहती हैं, और वो लेडीज को प्रॉपर टाइम देती हैं, उनका सपोर्ट करती हैं। अगर वो फिर इन्वेस्टिगेट करती हैं लेडीज का मैटर, अगर उनको लगता है कि नहीं लेडीज जो है वो सच में डोमिनेटेड है, या कहीं पे उनको प्रॉब्लम है, या कहीं उनको चोट लगी है, या कुछ इस तरह की बात है, तो वो वहां से एक डायरेक्ट, या बोल सकते हैं कि वहां से अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करती है, जिससे कंसर्न पुलिस स्टेशन में एफआईआर फाइल हो जाती है। हम मेल की बात करते हैं, मेल डोमिनेटेड जी, सोसाइटी की जी। बात करते हैं, लेकिन अब क्योंकि सोसाइटी में एक अलग किस्म की एक वातावरण बदल रहा है सोसाइटी का, जी। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, महिलाएं भी जिंदगी में आगे बढ़ते जा रही हैं, इनफैक्ट मर्दों से आगे हैं महिलाएं, Correct. और हम सलाम करते हैं उनको। लेकिन एक और ऐसी कम्युनिटी है जिनको हम बहुत नजरअंदाज भी करते हैं, और जब न्याय की बात आती है तो वो बड़े कमजोर भी पड़ जाते हैं। मैं LGBTQ की बात कर रहा हूँ। सारथी फाउंडेशन के आनंद चंद्रानी देख रहे हैं इस वक्त। वो शायद उन्होंने अभी तक ये सवाल पूछा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वो शो देख रहे हैं तो ये सवाल वो शायद पूछेंगे, या उनके मन में है कि राज ये पूछेगा। LGBTQ ये जो पूरे की पूरी कम्युनिटी है, इनकी भी FIR नहीं ली जाती, कई बार इनकी रिपोर्ट भी जो है वो नहीं ली जाती, और ये मतलब कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा फेस कह सकता है कि नहीं नहीं ली जाती, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, अक्सर होता है जी। इनके क्या राइट्स हैं? ये किस तरह से अपनी FIR को रजिस्टर करवा सकते हैं? सर देखिए, इनके जो राइट्स है ना, वो जो हर हिंदुस्तानी के पास अधिकार है, वही अधिकार उनके पास भी है। बस ये तरीका ऐसा है कि कुछ, ये हम अपनी सोच को बोल सकते हैं कि हमारी सोच गलत है, कि कभी ऐसा होता है कि हम इनको अपना नहीं समझते, लेकिन प्रोसीजर इज सेम। अब आज की दुनिया में ये हर जगह तरक्की कर रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि ये कहीं भी कंपटीशन में पीछे है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप अगर सही प्रोसीजर से चलें तो मुझे लगता है ये इममटीरियल है कि कोई जेंट्स है या लेडीज़ है या कोई एक स्पेशल कैटेगरी में है जो कि इससे वंचित है। द मेन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज़ कि हम पेशेंस नहीं रखते हैं। हमको पेशेंस रखना ज़रूरी है। हमको ऐसा लगता है कि अगर हमारे साथ कोई इंसिडेंस घट गया है तो वो अभी के अभी जेल में चले जाने को होना। 2 मिनट वाली मैगी, हाँ, 2 मिनट वाली मैगी होती है
और मैं अपने करियर में ये चीज़ देखता हूँ कि जब झगड़ा होता है तो बातें अलग होती हैं, जब 4-5 घंटे बीत जाते हैं फिर वही लोग वापस पुलिस स्टेशन में आते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं हमको कंप्लेन वापस लेनी है, हमारा सुलह हो गया। तब आप कभी अपने आप को वो पुलिस स्टेशन में बैठे हुए पुलिस वाले के बारे में भी सोचो कि जिसने आपकी केस की इन्वेस्टिगेशन पूरे 4-4.5 घंटे स्पॉट पे गया, स्पॉट पंचनामा किया, आपकी बात सुना, आपकी एफआईआर रजिस्टर किया या आपकी कंप्लेन रजिस्टर किया, उस सामने वाले को उसने बुलाया, और बाद में जब उसको ये पता चलता है कि आप झूठ बोल रहे हो या उनको ये पता चलता है कि आपकी बात में मसाला कुछ ज़्यादा डाल दिया गया है, या अगर उसको ये लगता है कि अब आप बोल रहे हो कि हम दोनों तो भाई है, हमने सेटल कर लिया भाई आउट बाहर खड़े होके, तो साहब हमारे को अब कुछ नहीं करना है और ना हमको दोबारा आपका चेहरा देखना है। तो क्या होता है सर उसमें क्या होता है कि कभी प्रैक्टिकली आप उस पुलिस वाले के बारे में सोचो कि जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो कभी कहीं ना कहीं अगर आप बहुत सीरियस हो किसी चीज को लेके तो ही आप किसी का अगेंस्ट कंप्लेन फाइल करो, क्योंकि इसका मिसयूज भी होता है। राज भैया कैसा है आप समझो इस बात को, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हाई नंबर ऑफ केसेस ऐसे होते हैं जो लोगों को सिर्फ परेशान करने के लिए किए जाते हैं, और पुलिस का दिन रात का काम है, तो पुलिस इस चीज को समझ जाती है कि आप इंटेंशन क्या है। अगर आपका रॉन्ग इंटेंशन है तो आई एम सॉरी, पुलिस क्या वकील भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे, ये बात तो है। लेकिन आपने मसाले की बात करी तो सावजी भरे शहर में ये मसाला होना बड़ा स्वाभाविक है, बहुत सारा। लेकिन लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल मैं एक केस की अगर बात करूं कि किसी पड़ोसी ने अपने बाजू वाले के यहाँ कई समय से वो शायद उसके घर का कचरा गिर रहा था, एक दिन वो पड़ोसी आया और उसने उसके कान के नीचे एक रायपट जमा दिया। थोड़ी देर के बाद वो व्यक्ति जिसने रायपट खाया वो पुलिस थाने गया और उसने अपनी बॉडी पे कुछ घर में ही चीरे मार लिए 2-3 और जाकर लिखा है कि मेरे पड़ोसी ने चाकू से हमला किया, मेरे को एफआईआर दर्ज करानी है। अब चाटा मारा था कहाँ इस किस्म की फॉल्स फ्रॉड या गलत एफआईआर, मसाला ज्यादा डल गया। हाँ, मसाला ज्यादा डल गया। क्या इस किस्म की एफआईआर होती है? क्या इस किस्म की एफआईआर एक्सेप्ट की जाती है? इसमें ऐसा है, इसमें ना पब्लिक पुलिस से बहुत एक्सपेक्ट करती है। जैसे क्या होता है, जब भी कोई आदमी इंजर्ड स्टेट में जिससे ब्लड निकल रहा हो या ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इंजरी वाली स्टेट पे अगर कहीं वो पुलिस स्टेशन जाता है, तो ऐसे n नंबर ऑफ इंसिडेंट्स है जहां पे ये बोला गया है कि एफआईआर लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी इंजरी का इलाज कराना इम्पोर्टेंट है कि उसकी जान इम्पोर्टेंट है। तो इस कारण से क्या होता है, जब इस तरह का कोई इंसिडेंस होता है तो सबसे पहले तो उसको मेडिकल एग्जामिनेशन पे ले जाया जाता है कि भाई इसको फर्स्ट एड मिल जाए, उसका अगर ब्लड निकल रहा है तो वो रुक जाए, या उसको पट्टी मरहम पट्टी जो भी चाहिए दवाई चाहिए मिल जाए। ये काम पुलिस करती है। पुलिस, और इस बात में कोई दौमत नहीं कि पुलिस ये काम बहुत अच्छे से करती है। आजकल हमारी मेडिकल साइंस जो है वो इतनी ज़्यादा एडवांस्ड है कि आप इंजरी जो होती है कई प्रकार की होती है, एब्रेशंस होती है, लैटरल वुंड्स होते हैं, बहुत तरह की बातें होती है। उससे ये पता चल जाता है कि ये इंजरी जो हुई है ये अपने हाथ से की हुई इंजरी है कि सामने वाले के द्वारा की हुई है। जैसे समझ लीजिए कि अगर सामने वाला मेरे को चाकू से यहाँ मारा है तो अब या तो वो ऐसे मारेगा या वो ऐसे मारेगा, तो दी नाइफ विल गो डीप इन माई हैंड। लेकिन अगर मैं अपने आप को चोट पहुंचाऊंगा तो इट विल बी लाइक दिस, मैं रख के दबाऊंगा जी। दैट इज वेरी इजी। कोई देख के उस वुंड को बता सकता है जो इस बारे में नॉलेज रखता है। तो वो मेडिकल ऑफिसर जब उसको इन्वेस्टिगेट करता है तो वो अपनी रिपोर्ट देता है जिसको इंजरी रिपोर्ट बोलते हैं जी। और इंजरी रिपोर्ट में अगर वो खुलासा हो जाता है तो मुझे लगता है कि वो जो अपने ऊपर इंजरी करके गया है उसका बहुत बुरा दिन होता है वो पुलिस स्टेशन में, क्योंकि एक तो वो खुद बेचारा अपने ऊपर कटवा लेता है और फिर पुलिस भी उसकी काट लेती है कह सकते हैं। गुड वन। नहीं, लेकिन क्या क्रॉस एफआईआर हो सकती है? बिल्कुल 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 इस सिचुएशन में होती है क्योंकि आपने सामने वाले को भी एक मेंटल स्ट्रेस तो दिया ही। हाँ बिल्कुल। रॉन्ग एफआईआर फाइल करना इटसेल्फ इज अ क्राइम इटसेल्फ, क्योंकि आप उनको एक ऑफेंस में फॉल्सली इम्प्लीकेट कर रहे हो जो ऑफेंस उसने किया ही नहीं जी।
लेकिन जनरली ऐसा होता है कि ये आपसी सेटलमेंट हो जाती है इस ऐसे केसेस में, क्योंकि जो आदमी ये पुलिस को पता चल जाता है कि ये इंजरी उसने खुद लिया है, तो खुद ही इतना वो डर जाता है कि वो सामने वाले के हाथ पैर जोड़ के मैटर सेटल करने की कोशिश कर लेता है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। अब इसमें जो कचरा फेंकने वाला जो इंसिडेंस है, वो इंसिडेंस बहुत ही मतलब एक छोटे ग्रेविटी वाला इंसिडेंस है जिसमें कोई बॉडीली इंजरी नहीं है। हाँ, न्यूसेंस है, वो न्यूसेंस के अंडर में आता है, और जिसकी कंप्लेन उसने रजिस्टर कराना चाहिए रेदर देन उसको कनपट मारने से अच्छा। उसमें पुलिस को ये रिक्वेस्ट करना चाहिए कि साहब आप उनको बुला के वार्निंग दे दो। इस मामले में आपको सबसे अच्छा अगर कोई इंसाफ दे सकता है तो वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स होते हैं। उनके पास ये पावर होता है कि वो सामने वाले को कॉल करके उन पे 107 की कार्रवाई कर सकते हैं। 107 की कार्रवाई ये होता है कि जो आदमी किसी तरह की न्यूसेंस या ट्रॉमा क्रिएट कर रहा है सोसाइटी में, उसको रोकने के लिए 107 की प्रोसीजर अपनाई जाती है। तो उसमें ये होता है कि एक तरह से उसके ऊपर 6 महीने के लिए एक केस लगा रहता है, जिसमें हर 15 दिन 20 दिन के अंदर उनको बार बार एसीपी के पास जाना पड़ता है। इस 6 महीने के अंदर अगर वो फिर से कचरा फेंकता है या फिर से इस तरह की कोई न्यूसेंस हरकत करता है, या जैसे बहुत बार देखा गया है कि अरे साहब वो मेरे को टीज करता है, साहब वो मेरे को लंबू बुलाता है, वो मेरे को कालू बुलाता है, इस तरह की कोई इंसिडेंस है, तो 6 महीने तक आप एसीपी को दोबारा अगर कंप्लेन करेंगे तो ही कैन गो इन जेल ऑल्सो, ही कैन लैंड अप इन जेल। एक सवाल मेरे हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने कल मुझे, क्योंकि उनको पता था कि आज एक लॉ लेसन हो रहा है एडवोकेट नितिन गांधी की तरफ से, तो उन्होंने मुझे एक पर्सनल मैसेज भेजा। राजेंद्र नाम है उनका, सरनेम नहीं बताऊंगा। उनका ये बहुत सीधा सवाल था कि उनके घर के सामने जो रोड है उसमें बहुत गड्ढे हैं। ओके। 2-3 बार वो गिर चुके हैं, 2-3 बार उनके पिता, जी, है ना। तो मैंने जब उन्होंने कहा कि मुझे एक सवाल पूछना, तो मैंने कहा सबसे पहले तो अपनी ड्राइविंग लाइसेंस ले लो, पास में लॉ लेसन ले लेना। लेकिन फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप ये पूछिए कि क्या हम इस किस्म की व्यवस्था के सामने में FIR दर्ज कर सकते हैं? नहीं सर, इसमें ऐसा है, अगर आप उस गड्ढे से गिर के इंजर्ड हो जाते हैं जी, आपको बॉडीली, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, अगर आपको बॉडीली इंजरी हो जाती है या आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो इट कम्स अंडर क्रिमिनल रॉन्ग। सिर्फ आपके घर के बाहर गड्ढे हैं जिससे कि तकलीफ हो रही है, नहीं कोई गिर रहा है, उसको मार चोट लगी है, अगर उसको बॉडीली इंजरी है तो FIR कैन बी फाइल्ड, और ऐसे कई केसेस हैं अगेंस्ट NMC। NMC इज द डिपार्टमेंट हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट। आप फिर किसको पैसे दे रहे हैं? आप NMC को जब पैसे देते हैं आप, तो वो उनसे सुविधा लेने का भी अधिकार हमारा है। इंडिया में मैं आपको एक कंपैरिजन बताऊं, तो अमेरिका और इंडिया, मैं बहुत बड़ा कंपैरिजन कर रहा हूं, ऐसा लोग बोलेंगे कि भैया अमेरिका से कंपेयर कर रहा है। इंडिया में भी ये कानून है कि NMC कैन बी हेल्ड लायबल फॉर सच थिंग्स। जैसे अभी सीमेंट रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो कई जगह हमने देखा कि 3-3 फीट के सीमेंट रोड बस छोड़ दिए थे जी, और जिससे लोग गिरते थे, रात में वहां पे कोई साइन बोर्ड नहीं था जी। तो ऐसे एक मैटर में मैंने 4.5 लाख रुपए कंपनसेशन एक मेरे क्लाइंट को दिलाया था, जिसमें वो बाइक से गिर गया था और उसके रीढ़ की हड्डी में चोट लगी थी। आई हैव मेड कमिश्नर अ पार्टी टू दैट, और कमिश्नर जो है वो, उनको कोर्ट में आना पड़ा, उनको जो है हर चीज, बस उसमें एक ही चीज होती है कि यू हैव टू कम अप विद सम एविडेंसेस, की वो एविडेंस कलेक्ट करने का काम हमारा होता है कि वहां रोड, क्योंकि NMC क्या करती है, जैसी कंप्लेन की ग्रेविटी बढ़ती है वो सबसे पहले उसको रिपेयर कर देती है। अच्छा, ताकि कल को अगर कोर्ट किसी को अपॉइंट भी करती है कि फिजिकल वेरिफिकेशन, वो बोलेंगे यार ये तो एकदम मक्खन रोड है यार, यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो यू हैव टू कम अप विद एन एविडेंस। अब एविडेंस कैसा, ये नहीं कि सर मोबाइल पे फोटो खींच लिया और उसको कोर्ट के सामने दे दिया, ऐसा नहीं। तो रजिस्टर्ड फोटोग्राफर को अपॉइंट कीजिए, बहुत ही सस्ते में हो जाता है, ऐसा कोई बहुत महंगा नहीं है। वो लोग आपको प्रॉपर डेट एंड टाइमिंग के साथ बिल देते हैं कि मैंने यहाँ पे आके फोटो खींचा था, और वो प्रॉपर अपना एफिडेविट देते हैं जो कि कोर्ट में अप्रूव्ड होता है कि हम आए थे, हमको इन्होंने बुलाए थे, ऐसी ऐसी घटना हुई थी, हमने उसकी फोटोग्राफ खींचे हैं, और वो कोर्ट में भी इस चीज़ को बोलने के लिए तैयार रहते हैं। दैट इज, वो एक ऐसा मतलब एविडेंस होता है
जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्टेबल है कोर्ट में। ऐसी कई घटना हुई है, और अब ऐसा है कि जो लोग इसको सीरियसली लेते हैं उनको इंसाफ मिलता है। साहब देखो, ऐसा है कि अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आपको सीरियस होना पड़ेगा, और जनरली हमारे इंडिया में लोग इतने बिजी रहते हैं कि वो इस चीज़ को निगलेक्ट कर लेते हैं लाइफ में, उसको एक हेडेक समझते हैं जी। पुलिस स्टेशन जाना एक हेडेक है। कभी ये सोचिए कि इंसाफ मुझे चाहिए तो एटलीस्ट मुझे थोड़ा पेन तो लेना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। ये बात तो फैक्ट है। Yes. रमनीक कौर दड़ियाल देख रही हैं आपको। हाँ, वो खुद एक yes, एडवोकेट हैं, आपकी दोस्त हैं। सबसे पहले उन्होंने आपको हाय नितिन कहा था, तो मैं हाय पहुंचाने में थोड़ा सा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। आई एम श्योर रमनीक ठीक हो गई होंगी, उनको कोरोना वायरस हो गया था बीच में, तो आई एम श्योर शी इज फाइन। रमनीक पूछती हैं कि समटाइम्स 107 इज आल्सो मिसयूज्ड। यस। इसको किस तरह से बताएंगे आप? अब इसमें ये जो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा है 107 का, तो इसमें कैसा है, ये भी सब एविडेंसेस का खेल है। जब किसी के ऊपर 107 लगता है तो एसीपी उनको एक नोटिस भेजता है। उसमें होता है शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस में ये लिखा रहता है कि हम आपके ऊपर 107 की कार्रवाई, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, 107 की कार्रवाई करने वाले हैं, अगर आपको इस पे क्या रिप्लाई देना है आप दीजिए जी। तो व्हेन यू हैव टू गिव अ रिप्लाई यू हैव टू गो विद द एविडेंसेस। एविडेंस को मान्यता रहती है, या आप जो चीज़ बोल रहे हो उसके सपोर्ट में कोई आपके पास विटनेस एविडेंस होना चाहिए, सीसीटीवी फुटेज होनी चाहिए, मोबाइल कन्वर्सेशन होना चाहिए, मैसेज होना चाहिए, फ़ोटो होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। या उसको बोलते हैं प्ली ऑफ एलिबी, जब आप पे इल्ज़ाम लगा है वो समय पे आप वहाँ पे नहीं थे, कहीं और थे, ऐसा कोई एविडेंस आपको देना पड़ता है। रेलवे टिकट हो गई, बस टिकट हो गई, प्लेन की टिकट हो गई, तो आप पे 107 की कार्रवाई नहीं भी हो सकती है। अगर इसके बाद भी आपको लगता है आफ्टर गिविंग सफिशिएंट एविडेंस एसीपी ने मैकेनिकली मेरे पे 107 लगाया, तो यू कैन गो टू द कोर्ट, फाइल अ रिवीजन, एक रिवीजन एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं उसके ऊपर कि भैया ये जो कार्रवाई मेरे ऊपर हो रही है ये रॉन्ग है। उसमें एसीपी को पार्टी बनाते हैं, एसीपी गिव्स एन आंसर और वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास फाइल होती है। आपने हमको ये जरूर बता दिया कि एफआईआर अगर पुलिस न ले तो किस तरह से उसको अप्लाई किया जा सकता है, वो सब किस तरह से रजिस्टर कराया जा सकता है, वो सब तरीके आपने हमको समझा दिए। मेरे आखिरी के 2 सवाल आपसे, क्योंकि हर क्लास के खत्म होने का एक पीरियड होता है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एफआईआर दर्ज कराने के बाद जी आप कहते हैं पेशेंस लोगों में नहीं है जी, किस किस्म का पेशेंस लोगों ने रखना चाहिए? एफआईआर दर्ज कराने के बाद क्या तुरंत में वकील को बुला लें, कैसा करें? मेरे हिसाब से तो एक एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है, रेदर देन इम्पेशेंट होके किसी मशीनरी को गलत बोलने से अच्छा है कि एक कानूनी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज की तारीख में एक एग्जांपल बड़ा देता हूँ, घर घर का है। अगर समझो किसी को खांसी आ रही है जी, तो हम बोलते हैं ना कि भाई कोई डॉक्टर के पास जाके उससे पूछ लो या कोरोना टेस्ट करा लो, ताकि दूसरे को वो चीज़ ना फैले। क्यों? क्योंकि एक गलत मिसलीडिंग जो थॉट है मन में वो सोसाइटी को ख़राब कर रहा है जी। जैसे जनरली क्या होता है, यार मैं केस नहीं डालूंगा, मैं एफआईआर नहीं डालूंगा क्योंकि फलाने के फलाने ने गया था तो पुलिस वालों ने ऐसा ऐसा किया। एक कॉन्सेप्ट मन में गलत बनता जाता है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहां अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, माने, कानून पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ें, तो आपसे बड़ा इस इंडिया में कोई नहीं है जो हमारे ऐसा। जब आप सोचते हैं ना कि मैं पावरलेस हो गया हूं, तो आप ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि आपके प्रोटेक्शन के लिए कानून है, बशर्ते आपने कोई गलती ना की हो। फॉल्स इम्प्लीकेशन हो रहा है, कहीं आपको लगता है मैं झूठा फंस रहा हूँ, कहीं आपको ऐसा लगता है कि मेरे को मिसलीड कर रहा है, सामने वाला पुलिस मशीनरी को मैनिपुलेट कर रहा है, हर चीज़ का अधिकार आपके पास है साहब। इसी को बोलते हैं पेशेंस। जैसे बीमार हो गए हो, कौन सी दवाई खाना है, तो 2 तरह के डॉक्टर होते हैं। एक होते हैं जो दोस्त होता है जिसको इस तरह की बीमारी हुई हो, उससे पूछ के हम दवाई खा लेते हैं जी। और एक होते हैं समझदार लोग जो एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाते हैं, उनसे अपनी
सलाह मशवरा करते हैं और उसके बाद दवाई खाते हैं, जिससे बॉडी को भी इंजरी कम होती है और ठीक भी हो जाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि कानूनी सलाह लेना कोई गलत बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं कहीं प्रॉब्लम में हूँ, मुझे कोई हेल्प चाहिए, तो हमारे जैसे वकील बैठे हैं जो आपको सही सलाह देंगे। अब उसमें दो चीज़ें, एक तो होते हैं दोस्त जो कि हैबिचुअल क्रिमिनल्स, अरे बाबा ऐसा हो गया वैसा हो गया, हम क्या करें, अरे तू तो जेल रह के आया था, तू बता क्या होता है। वो सलाह अलग है और प्रोफेशनल जो सलाह देंगे वो सलाह अलग है। इट विल कॉस्ट यू ऑफ कोर्स, क्योंकि ये प्रोफेशनल सर्विसेज है, लेकिन उसके लिए भी आप भी कोर्ट्स में एक एसोसिएशन फॉर्म हुआ है जहाँ पे कि आप फ्री में जाके अपनी लीगल सलाह ले सकते हैं, जिसको लीगल एड बोला जाता है, गरीबों के लिए है। आपको ऐसा लगता है, यू कैन गो 6th फ्लोर पे है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, आप जाइए वहाँ फ्री में सलाह लीजिए, आपको छोटी से छोटी सलाह, बड़ी से बड़ी सलाह मिल जाएगी आपको, उसमें क्या है। अगर ये मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे कि आपने किसी के नाम पे FIR दर्ज करी जी, उसके बाद आपके वकील और सामने वाले के वकील मिल गए जी, तो फिर आप क्या करेंगे? सर आपका सिक्का खोटा है तो उसके लिए कानून मदद नहीं कर पाएगी आपको जी। लेकिन क्या आप दूसरा वकील हायर कर सकते हैं? उसको छोड़ दिया आपने? बिल्कुल बिल्कुल। ये सर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप अपनी केस में n नंबर ऑफ लॉयर्स खड़े कर सकते हैं। मतलब इसमें कोई भी बाउंड्री नहीं है और कोई भी बाउंडेशन नहीं है। जिस वक्त आपको ये लगता है कि मेरी चीज़, देखो केस आपकी है, आपको जिस समय लगता है कि भाई मेरे पास प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ रहा है या मुझे ऐसा डाउट, देखो डाउट पे तो नहीं है सर, लेकिन अगर आपको एक कॉन्फिडेंट एविडेंस है आपके पास इस चीज़ को, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मैं अपने ब्रदर लॉयर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जी, जब तक आप क्लाइंटों के पास कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं आता जी, कि भैया देखिए हम जो लॉयर हैं वो सब हम एक ही एसोसिएशन में मेंबर्स रहते हैं जी, हमको रोज कोर्ट जाना पड़ता, काम करना पड़ता। अब कई क्लाइंटों की एक्सपेक्टेशन ऐसी रहती है कि ये मेरा वकील है तो उसके वकील से बात क्यों कर रहा है, ये मेरा वकील है तो उसके साथ चाय क्यों पी रहा, उसकी बेटी की शादी में क्यों जा रहा। उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम वकील नहीं लड़ रहे, हम दोनों अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं। और इसका ये मतलब नहीं है कि जो वकील आपस में फ्रेंड्स हैं तो वो सहगमत हो गए, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम जितनी केसेस जीतेंगे उतना ही हमारा नाम आगे बढ़ेगा, उतने ही प्रोफेशनली हम आगे बढ़ेंगे। तो हर कोई कॉम्पिटिटिव मार्केट में है, आज की तारीख में हर कोई कंपटीशन में है। 110% हमारे कई गैदरिंग्स होते हैं, कई फंक्शंस होते हैं जिसमें हम ब्रदर लॉयर्स एक साथ मिलते हैं, बात करते हैं, कई बार कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं। और कई बार आपको ऐसा भी लगेगा अरे फेसबुक पे देख रहा हूँ मैं तो यार ये तो उनके साथ पिकनिक कर रहा है, ये तो उनके साथ कार में घूम रहा है, तो भी ये वकील तो गलत है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, बिल्कुल भी नहीं। ये मैं आपको ठोक बजा के बोल रहा हूँ कि हर वकील ये चाहता है कि मैं मेरी केस जीतूं, क्योंकि उसको प्रोफेशनली आगे बढ़ना है, उसको ये मार्केट में सर्वाइव करना है जो कि आज कॉम्पिटिटिव मार्केट है। जनरली अगर आपको ऐसा लगता है, अब मैं उसका जवाब देता हूँ राज सर, आपको ऐसा लगता है कि मेरा वकील, मेरे पास एक स्ट्रांग एविडेंस है कि मेरा वकील जो है वो कुछ तो भी कर रहा है, 110% आप एक वकील को चेंज कर सकते हैं। जो गलतियां उन्होंने किया है उसको आप दूसरे वकील से डिस्कस कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है। इसमें यह होता है जो सिविल केसेस होती हैं उसमें हमको NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि भैया सामने वाले वकील से नो ऑब्जेक्शन होगी, तो नया वकील अपॉइंट करना। तो इसमें ऐसा होता है कि समझो अगर सामने वाला नो ऑब्जेक्शन नहीं देता आपको तो भी आप अपना वकील चेंज कर सकते हैं। ऐसा कोई आपको बाउंडेशन कुछ नहीं है और आप फ्री हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए, 10 वकील बदलने के लिए। लेकिन मेरी आपसे ये राय है कि तुरंत सिर्फ ये सोच के कि भैया ये उससे बात करता है या ऐसी इस तरह की बातें अगर आप सोचते हैं तो आप एक रॉन्ग थॉट अपने दिमाग में डाल रहे हैं। आप सब रिजल्ट पे डिपेंड कीजिए कि मेरा रिजल्ट कब आएगा, कितनी देर में आएगा, मेरा वकील मेरे से सच्चा है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी फ्रेंड तो हर कोई प्रोफेशनली एक दूसरे का है, ये बात फैक्ट है। FIR को लेके, क्योंकि टुडे वी हैड अ लॉ लेसन ऑन FIR, एक बात जो आप नागपुर शहरवासियों को कहना चाहते हैं, जो लोग ये वीडियो देखेंगे या देख रहे हैं?
ये आपने जो सवाल पूछा है राज सर, वो मेरे दिल का सवाल है। मैं आपको बताऊं, आप नहीं भी पूछते तो मैं इसका जवाब आपको देता था जी। पहली बात, जब आप एफआईआर फाइल करने जाते हैं तो कृपया करके अपने दिमाग से ईवल थॉट्स को निकाल के जाइए। आपको मेरे को फंसाना है, उसको जेल में डालना है, ये मशीनरी उसके लिए नहीं बनी है। ये मशीनरी किसी को फंसा के जेल में डालने के लिए नहीं है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए वो प्रोटेक्शन की होनी चाहिए, ना कि सामने वाले को पनिश करने की होनी चाहिए। मैक्सिमम लोगों के दिल में यही थॉट रहता है कि अरे वो तो जेल नहीं गया, अरे वो तो एफआईआर हुई तो वो तो अभी भी रोड पे घूम रहा है। तो जब आप एफआईआर करने जाएं तो मेरा तो एक आपको ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने सारे एविडेंसेस पहले ही लेके चले जाएं। अगर कोई आई विटनेस है तो उसको भी साथ में ले जाएं, अगर कोई कोलैटरल विटनेस है, कोई इनडायरेक्ट विटनेस है, उसको साथ में ले जाइए ताकि आपकी बात जो है वो कंफर्म हो। अगर आपकी प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है या पेपर से रिलेटेड डिस्प्यूट है तो आप वो पेपर्स की जेरोक्स करके ले जाइए ताकि उस समय आप उनको वो दे दें तो आपका टाइम सेव हो। मेरी दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आपके लिए अच्छा रहेगा कि अगर आप वो कंप्लेन को खुद लिख के ले जाए। अगर आप उस कंप्लेन को लिख के ले जाएंगे तो वो एक्सेप्ट करने वाले के लिए भी आसान हो जाएगा, इन्वेस्टिगेट करने वाले के लिए भी आसान हो जाएगा। इसमें एक बात मैं आपको बहुत क्लियरली समझाता हूँ। जैसे जनरली क्या होता है, कोई पर्सन होता है, उसके साथ कोई इंसिडेंट घटता है तो वो सबसे पहले अपने दोस्त से या आस पड़ोस वालों से सलाह करता है कि रिपोर्ट कैसी फाइल करूँ, मैं इसमें कैसा क्या डालूँ, पुलिस एक्शन ले। तो अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि मिर्च मसाला डाल के एफआईआर फाइल हुई है या किसी की इन्फेरेंस या किसी के थॉट्स को यूज़ करके डाला गया है, तो आपकी एफआईआर को बोगस बताएंगे कोर्ट में। ये जनरली एक दो बार ऐसा हुआ है कि लोग जाते हैं वकील से सलाह लेते हैं, साहब कैसा केस डालना है, कैसा एफआईआर डालूं, मैंने एफआईआर में क्या इंग्रेडिएंट्स डालना, जो ये इंग्रेडिएंट फंस जाएगा, ये सेक्शन फंस जाएगा। तो अगर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या ऐसा पता चलता है कि आपने ये वकील के थ्रू या अपने फ्रेंड्स के थ्रू या ऐसा कुछ किया है, वकील आपको असिस्ट कर सकता है। वकील आपके साथ पुलिस स्टेशन जा सकता है, वहाँ पे वो आपको प्रॉपर कंप्लेन लिखने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने बिठा सकता है, लेकिन एक वकील कंप्लेन नहीं लिखवा सकता है। वकील सिर्फ आपको असिस्ट कर सकता है। अगर ऐसा पता चलता है कि आपने किसी तीसरे आदमी से सलाह करके, जैसे जनरली पहले एफआईआर में ऐसा लिखते थे कि मैं घर से निकला, मैं शाम के घर गया, शाम के घर से मैं राम के घर गया, राम के घर से मैं पुलिस स्टेशन आया, तो वहाँ पे डिफेंस स्ट्रांग हो जाएगा, आपकी एफआईआर कमज़ोर हो जाएगी कि भैया इसने 2-3 लोगों से मिलने के बाद ये एफआईआर लिखवाने गया है। एफआईआर स्ट्रांग तब रहेगी कि इंसिडेंट्स देखा है और एकदम तुरंत आप एफआईआर करने चले गए, या अगर फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, या अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने अभी देखा, अब जो इंजर्ड है मैं उसको लेके गया हॉस्पिटल में और हॉस्पिटल के बाद में इंजरी रिपोर्ट लेके थाने में आया, तो वो जो टाइम है उसको कंसिडर किया जा सकता है, उसको डिले इन एफआईआर बोला जाता है। जैसे बहुत बार क्या होता है कि कोई जनरली ये देखा गया है कि जो जनरली छेड़छाड़ की केस होती है उसमें 3-4 दिन का डिले होता है कि भैया ये तो संडे को ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ था लेकिन मैं थर्सडे को आई, तो संडे से थर्सडे तक आप क्या कर रहे थे घर में, वो डिले को कवर करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो डिले जो 4 दिन का है उस पर इन्फ्रेंस आ जाता है कि ये 4 दिन आप क्या कर रहे थे, आप मेडिकली अनफिट थे या क्या ऐसी बात थी कि आपके अलावा कोई और नहीं आ पाया कंप्लेन देने आपके घर से। सही बात है। और आजकल 100 नंबर होने की वजह से ये चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है केस में कि आप जो केस था वो इंस्टेंटली आपने क्यों नहीं फाइल किया, आप किसका इंतज़ार कर रहे थे, तो वहाँ इन्फ्रेंस आ जाता है बाद में जब केस चलती है। तो गांधी सर, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमारी जो सीरीज है लॉ लेसन की उसमें आज पहला आपने जो अध्याय हमको पढ़ाया है। मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर में देखने वाले या जहाँ भी इस देश में देखने वाले लोग इस शो को देख रहे हैं वो शायद इस लॉ लेसन को याद रखेंगे कि हाउ टू फाइल एन एफआईआर और किस तरीके से एफआईआर दर्ज की जा सकती है। आज के लेसन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते उम्मीद है एक नया लेसन आप हमको पढ़ाएंगे। मैं लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि बिल्कुल आप इस वीडियो को देखिए और इस पर रिव्यूज़ कीजिए
ताकि अगर हमारे को भी कोई इम्प्रूवमेंट करना है या आपको इस रिलेशन में कोई सवाल पूछना है जो मिस कर गए हैं लोग, उसका भी जवाब हम कमेंट सेक्शन में दे देंगे, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बिल्कुल आप जितने ज़्यादा हमको रिव्यूज़ देते जाओगे या कमेंट्स करते जाओगे, उस हिसाब से हम इसमें सुधार भी लाएंगे। थोड़ा टॉपिक्स भी आप शेयर कीजिए जो हमसे आप जानना चाहते हैं या जो करंट में प्रॉब्लम है लोगों को। हम एक्चुअली ये सेक्शंस तो दूर की बात है, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में हम लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। और राज सर ने ये इनिशिएटिव लिया, उसके लिए उनका भी बहुत बहुत थैंक यू है कि उन्होंने हम सबके बारे में सोचा। एटलीस्ट कोई ऐसा बंदा मुझे मिला जो इस बारे में सोच रहा है कि वे लोगों की सेवा करना है। तो इसके लिए मैं भी उनको सलाम करता हूँ, थैंक यू करता हूँ, और उनका समय भी कीमती है, उनको भी थैंक यू करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहरहाल आज एडवोकेट नितिन गांधी सर ने जो हमको बात समझाई वो शायद बहुत सीधी है, और वो FIR कैसे दर्ज की जाती है, वो सब चीज़ें उन्होंने हमको बहुत डिटेल में समझाई है। लेकिन कुछ सवालों के जवाब हम नहीं दे पाए। आई एम श्योर कमेंट सेक्शन में आपने सवाल लिखे हैं तो आपके जवाब मिल जाएंगे आपको। अगले हफ्ते हम फिर एक टॉपिक पे बात करेंगे, एक लॉ लेसन होगा, लॉ के बारे में कोई बात जो शायद हमको नहीं पता, वो शायद हमको सीखने को मिलेगी यहाँ पर। लेकिन FIR क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर एक लेमन की भाषा में मैं कहूँ तो वो मेरे लिए है फॉर इंडियन राइट्स। हमारे राइट्स की रक्षा करने के लिए हमको ये वेपन मिला है, और ये वेपन का आधार जो है वो एक FIR है। आप जब आपके साथ कुछ भी गलत होता है, आपके राइट्स का हनन होता है, तब आप पुलिस के पास जाके FIR ही कहते हैं। ये कहना अपने आप में स्टेटमेंट है। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। इस वीडियो को शेयर करें, लोगों को ये वीडियो पहुंचाएं ताकि उनको भी मिले एक लॉ लेसन। तब तक जिंदा रहें। जय हिंद।